ये सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है द डेली अलाउंस रिसीव बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो ये जो डेली अलाउंस रिसीव करते हैं ये एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम टैक्स। अच्छा, अगर ये कोई और भी अलाउंस रिसीव कर रहे हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 फॉर अ सुपर सीनियर सिटीजन रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। अगर आपको स्लैब रेट याद होगा तो बहुत ही ईजिली आप इसका आंसर कर पाओगे कि सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जो लिमिट है टैक्स फ्री की वो है 5 लाख, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड 5 लाख। नेक्स्ट, एन assessee commences his business on 1st July 2020. What period will be treated as his previous year for the concerned assessment year? जनरली अगर हम लोग बात करें असेसमेंट ईयर की तो असेसमेंट ईयर क्या होता है वो समझ लो। एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। अब जैसे अगर मान लो अभी फ़िलहाल जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है 2022 टू 2023। मेरे लिए हम जो इनकम अर्न करेंगे 2022 से लेकर के 2023 मतलब 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर में मतलब इस पूरे ईयर में तो हमने अर्न किया। अब अर्न करने के बाद जब हमें 31 मार्च को हमने एंड किया तो हमें पता चला कि मेरी टोटल इनकम क्या है। अब उस इनकम पे हम टैक्स देंगे किस साल, अगले साल, दैट इज़ असेसमेंट ईयर में। और वो अगला साल कौन सा होगा 2023 टू 24। मेरी बात समझ में आई? मान लो करंट ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो तो करंट ईयर में आपको कैसे पता रहेगा कि आप एट द एंड ऑफ द ईयर कितना अर्न करोगे? कभी नहीं पता चलेगा, वो तो जब एंड हो जाएगा तभी पता चलना है। तो जिस ईयर आप इनकम अर्न कर रहे हो उसको कहते हैं प्रीवियस ईयर, और उस ईयर के अगले साल को हम कहते हैं असेसमेंट ईयर, जिसमें हम असेस करते हैं आपकी इनकम को। तो अब आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2020 से, तो 1 जुलाई 2020 टू 31 मार्च 2021 ये आप इनकम अर्न करोगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा प्रीवियस ईयर। और इस करंट ईयर के लिए असेसमेंट ईयर अगर कोई पूछे तो असेसमेंट ईयर क्या होगा 21-22। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, हुज इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड प्रोफेशन। अब अगर प्रोफेशन की बात करें तो इस गिवन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा सी, एडवोकेट। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट हिज एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस कम्यूटिंग बिटवीन प्लेस ऑफ हिज रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ हिज ड्यूटी इज एग्जेम्प्ट अप टू व्हाट लिमिट। अब देखो पहले जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस था वो 1600 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलता था, बट अब एग्जेम्पशन नहीं मिलता, तो करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। दो लोगों को एग्जेम्पशन मिलता है, एक जो डिसेबल्ड पर्सन है और दूसरे वो जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड है, उनके एम्प्लॉयज़ को मिलता है, बाकी को नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन इनकम इज असेसिबल फॉर। अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए भी असेसिबल होगा, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए भी, एज वेल एज नॉन रेसिडेंट के लिए भी, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल रिसीव्ड 80,000 फैमिली पेंशन, द स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड टू हिम शैल बी। अब फैमिली पेंशन की बात करें तो 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 रुपीज़ जो भी इसमें से अमाउंट लेस होगी उसका आपको डिडक्शन मिलता है। तो इसका 1/3 अप्रॉक्स 26,667 आएगा, और 26,667 और 15,000 विच एवर इज लेस उसका डिडक्शन मिलेगा। तो आपको ओवरऑल स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का मिलेगा 15,000 का। नेक्स्ट, टोटल इनकम इज राउंड ऑफ द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़। हमेशा ये 10 रुपीज़ के नियरेस्ट ही राउंड ऑफ होता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 इज। अब ये बेसिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर रहा है, जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए डिडक्शन होता है, और ये डिडक्शन है ₹50,000 का। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री में अगर हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उससे इनकम जनरेट हो रही है तो वो टैक्सेबल होता है ओनली इन केस ऑफ रेसिडेंट्स। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो या रेसिडेंट हो बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो तो उनके केस में भी इस पर टैक्सेबिलिटी होगी तब जब वो अमाउंट रिसीव्ड हो रहा हो इन इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट, द TDS in Form 16 must tally with the figures in Form 26 AS. दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन। टैक्स हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? इनकम पे। डैश इज अ लीगल एंड मॉरल वे ऑफ टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग का लीगल और मॉरल तरीका कौन सा है? टैक्स प्लानिंग।
टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, नन ऑफ दिस। टैक्स प्लानिंग, अगर आप टैक्स प्लानिंग करो प्रॉपर, आप टैक्स प्लानिंग करके प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके अपने टैक्स की सेविंग करो तो ये लीगल तरीका है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी सबलेट किया है, मतलब लेट करने के बाद सबलेट किया है, जैसे मान लो ए ने बी को दिया अपना घर रेंट पे रहने के लिए और बी ने सी को दे दिया, तो ये क्या हो रहा है, सबलेटिंग का प्रोसेस है, तो ये इनकम टैक्सेबल होगी अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च शैल इंक्लूड एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड ऑन clinical drug trial, yes. Obtaining approval from any state regulatory authority, yes. Filing for patent, yes. Correct answer होगा D, all of the above. Next, K received rupees 17,780 from the winnings from horse race. The amount included while computing the income from other sources will be. अब winning from horse race की बात करें तो इसमें 30% का टैक्स एप्लीकेबल होता है और 30% के बाद आपकी अमाउंट आ रही है 17780। तो अगर ये 70% है तो 100% अमाउंट कितनी रही होगी, 25,400, और उसमें से 30% कट के आपको पैसा मिला है 17,780। बट जब आप अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट करोगे तो आप टोटल अमाउंट कितनी दिखाओगे, 25,400। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, 25,400। नेक्स्ट, in which of the following cases the assessee is liable to the assess to tax in the same year in which he earns the income। मतलब उस केस में आपके लिए प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होगा। कब, जब इनकम ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, ऑन डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन। इन तीनों ही केसेस में जिस साल आपने इनकम जनरेट की है उसी साल आपको टैक्स पे करना होता है, ना कि नेक्स्ट ईयर। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अनरियलाइज्ड रेंट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम, अनरियलाइज रेंट को हम कहाँ से डिडक्ट करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, एन एम्प्लॉय रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रुपीज 4 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रुपीज 1 लाख फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन इज हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ यूपीएफ विल बी। अब देखो, अगर हम लोग अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करें तो रिटायरमेंट के टाइम जो भी एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होता है उस पर टैक्स नहीं लगता। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट होता है उसको हम डालते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को प्लस एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिला है वो आपकी सैलरीड इनकम होगी, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी मानी जाती है। क्लियर। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि सिर्फ आपको टैक्सेबल अमाउंट बताना है यूपीएफ का। तो टैक्सेबल अमाउंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इस 4 लाख में से जो रिटायरमेंट के टाइम मिला उसमें 3 लाख आपका कंट्रीब्यूशन है और 1 लाख क्या है, इंटरेस्ट है। अब कह रहा है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और इंटरेस्ट है वो कितना है, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव, मतलब इसका हाफ 1,50,000 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और 50,000 एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट है। बट ये कह रहा है कि चाहे एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट हो चाहे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट हो, दोनों टैक्सेबल है, तो 1 लाख पे टैक्सेबल होगा, तो 1 लाख पे टैक्स लगेगा, प्लस जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 1,50,000 उस पर भी टैक्स लगेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन है आइदर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट वो जाएगा सैलरी में, और जो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट है वो अदर सोर्सेज होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2,50,000, दैट इज करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से लॉस है तो उसी ईयर आप अदर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हो, या किसी और हेड से अगर इनकम आ रही है जैसे कि पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, तो उससे भी आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा 1 and 2 बोथ। अलाउड आइटम फॉर डिडक्शन व्हेन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम, जब बिजनेस इनकम कंप्यूट करते हैं तो हम एक्चुअल बैड डेट का डिडक्शन मिलता है। एग्रीकल्चरल इनकम इन पाकिस्तान, ये असेसेबल होगा सिर्फ असेसी के लिए। नेक्स्ट, गिफ्ट रिसीव बाय एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेटिव्स इज एग्जेम्प्ट, वाइफ ऑफ एक्स, ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ एक्स, ब्रदर ऑफ द फादर ऑफ एक्स। अब यहाँ पे बेसिकली आप लोग को रिलेटिव्स की डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत है और इस डेफिनेशन में ये तीनों ही पॉइंट इंक्लूडेड है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, percentage of income from sale of rubber grown and manufactured latex in India is considered as agricultural income। अब इस केस में एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती है 65%, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, डेट ऑफ लोन टेकन 15 नवंबर 2018,
Date of completion of construction of the house properly is 1st November 2020. That the loan is still outstanding. The pre-construction period will be of, अब देखो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होता है डेट ऑफ बोरोइंग से जो कि है 15 नवंबर 2018 और एंड कहाँ होगा, जिस दिन आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया या जिस दिन आपकी कंस्ट्रक्शन हुई उसके जस्ट पहले जो 31 मार्च आएगा। क्लियर, ये पीरियड माना जाता है आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास लोन रीपेमेंट का टाइम नहीं दिया हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 नवंबर 2020 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो जस्ट उसके पहले की जो डेट है दैट इज़ 31 मार्च 2020 तक का टाइम पीरियड इंक्लूड होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में, और ये आप कैलकुलेट करोगे ना तो 16.5 मंथ्स आएगा। क्लियर, करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज 3 लाख। नेक्स्ट, interest paid rupees 1,50,000 on loan taken on previous year 2021 for the renovation of self-occupied house. In computing income from house property, the deduction is available to the extent of, अब देखो क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और रेनोवेशन के लिए आपने लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे किया है तो उसके इंटरेस्ट का 30,000 ही आपको डिडक्शन अलाउ होता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, underground allowance granted to an employee working in uncongenial and unnatural climate in underground mines is subject to maximum exemption of, maximum कितने रुपीस का exemption है, 800 rupees per month. Next, retrenchment compensation received by a workman under the Industrial Disputes Act 1947 is exempt from tax to the extent of rupees 5 lakh. Next, ऑन असेसमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस टैक्स किस पे लेवीड होता है, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस पे, ना कि एंटिसिपेटेड या नोशनल पे। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम ग्रोइंग इन मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 60%। करेक्ट आंसर होगा बी। एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्टेड, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट, arrears of rent received during the previous year is rupees 2 lakh. From this amount deduction shall be allowed of rupees, इसमें का 30% डिडक्शन अलाउ होगा दैट इज 60,000 और बाकी टैक्सेबल होगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी 60,000। डैश अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एग्जेम्प्ट। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेचुटी मिल रही तो वो पूरी एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, डैश इज नॉट इलीगल, डैश इज नॉट ओनली इलीगल बट ऑल्सो इमोरल। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेजन। अब टैक्स इवेजन का मतलब होता है जहाँ पे आप चोरी करते हो टैक्स की, तो ये इलीगल भी है, इमोरल भी है। नेक्स्ट, द एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्टेड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट, फॉर अ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम इफ एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स 5,000, 10,000, 50,000, एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स 5,000 एंड टोटल इनकम एक्सीड्स एग्जेम्पशन लिमिट। जब ये दोनों सिचुएशन फुलफिल होती है तभी आप एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स के कंप्यूटेशन में इंक्लूड करते हो। द ईयर इन विच द इनकम इज अर्न, जिस साल आप अर्न कर रहे हो वो है प्रीवियस ईयर और जिस साल टैक्सेबल होता है वो होता है असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट, द एनुअल वैल्यू ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज, एनुअल वैल्यू किसकी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की, हमेशा क्या होगी, 0 nil। Next, an employee gave a cash gift of rupees 6,500 to his employee for purchase of a watch. In this case, how much amount shall be taxable? अब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट वाउचर दे रहा है या कैश दे रहा है तो 5,000 रुपीज़ तक तो एग्जेम्प्ट है, बट अगर 5,000 से ज़्यादा दे रहा है तो फिर पूरा टैक्सेबल है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, एवरी ईयर द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी, देखो सिटीजनशिप हमेशा कांस्टेंट रहती है और रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, द इनकम विच इज अराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग डिडक्शंस अंडर 80C to 80U इज कॉल्ड, GTI में से हम ये सारे डिडक्शन लेस करते हैं तो हमारे पास आता है टोटल इनकम। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द फैसिलिटी ऑफ गार्डनर इज टैक्सेबल फॉर, अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि किसके लिए टैक्सेबल है, सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए, ऑफिसर्स के लिए या नन ऑफ द अबव के लिए। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय सैलरीड पीपल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स आर रेंट रिसीट्स क्लेमिंग, HRA, फॉर्म 16, पे स्लिप्स एंड बैंक डिटेल्स। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव।
फैसिलिटी ऑफ टेलीफोन फॉर एन एम्प्लॉय इज, ये बिल्कुल टैक्स फ्री परकोसिट है, करेक्ट आंसर होगा ए। फैमिली पेंशन टू अ विडो शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड, ये टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में। नेक्स्ट, पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट जीटीआई ऑफ एन एसएससी? 5, जिसमें 5 हेड कौन कौन से हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। करेक्ट आंसर होगा थर्ड 5। सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के बाहर आपने इंडियन सिटीजन को भेजा एंड उनको सैलरी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट, मिस्टर रतन हु रिटायर्ड ऑन 1st 10 2020 is receive 5,000 per month as pension. On 1 2 2021 he commuted 60% of his pension and received rupees 3 lakh as commuted pension. His taxable pension will be dash if he is a government employee. आप देखो, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जो कम्यूटेड पेंशन है वो तो एग्जेम्प्टेड होगी और जो अनकम्यूटेड है वो टैक्सेबल होगी। तो सबसे पहले ये जो 5,000 रुपीज़ आपको पर मंथ मिल रहा है वो मिला अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ के लिए। अब फिर 5th मंथ से दैट इज़ फरवरी से आपने अपनी टोटल पेंशन का 60% कम्यूट कर लिया, दैट इज़ 3,000 कम्यूटेड कर लिया एक तरह से कह लो। तो पर मंथ के बेसिस पे देखा जाए 40% अब इसका अनकम्यूटेड है, तो इसका 40% कितना हो गया? 2,000, जो कि हम चार्ज करेंगे फरवरी और मार्च के लिए। और क्योंकि 3 लाख कम्यूटेड है तो उससे तो कोई मतलब नहीं है, वो तो एग्जेम्प्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो टोटल जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 24,000। और करंट ईयर के लिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ITR 4 इज ऑल्सो नोन एज। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करो तो ये क्वेश्चन पूछता है। ITR 4 को हम सुगम भी कहते हैं। नेक्स्ट, आर्ट ऑफ डॉजिंग टैक्स विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग लॉ, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग, नन ऑफ दीज। टैक्स इवेजन एंड टैक्स प्लानिंग पे ऑलरेडी हमने मीनिंग बता दी थी। इसका करेक्ट आंसर होगा टैक्स अवॉइडेंस, कि आप टैक्स अवॉइड भी करते हो बट लॉ को भी ब्रेक नहीं करते हो। नेक्स्ट, अरियर्स ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज, एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज अरियर होती है वो भी टैक्सेबल होगी। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, scholarships granted to meet the cost of education whether by government or any other organization are taxable, fully exempted, partially exempted और none of these। अब स्कॉलरशिप की बात करें और वो स्कॉलरशिप मिली है एजुकेशन पर्पस के लिए तो वो हमेशा फुली एग्जेम्प्ट होती है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, फुली एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। जब हम टैक्स का कंप्यूटेशन करते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्रीकल्चरल इनकम को टोटल इनकम में कब इंक्लूड करते हैं? इस क्वेश्चन पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। और किन की इनकम में इंक्लूड करते हैं? इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और लोकल अथॉरिटी। करेक्ट आंसर होगा ए, इंडिविजुअल। नेक्स्ट, गिफ्ट रिसीव्ड बाय अ डॉक्टर फ्रॉम हिज पेशेंट, अगर पेशेंट ने गिफ्ट दिया तो नो डाउट वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। जो आपके रिलेटिव से आपको गिफ्ट मिलता है सिर्फ वो एग्जेम्प्ट होता है, अदर देन दैट कोई भी गिफ्ट एग्जेम्प्ट नहीं होता है। तो पेशेंट से जो गिफ्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा। किस हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, हु मे बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है, बट HUF कभी भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट गिवन है। म्यूनिसिपल टैक्स जो कि ओनर ने पे किया है दिया हुआ है। एनुअल वैल्यू विल बी, अब देखो एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले आपको GAV निकालना होगा और GAV में कैलकुलेशन कैसे करते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो हायर क्या वैल्यू है? 29,000। अब इसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर देते हैं जो कि है 5,800, तो हमारे पास आ जाता है एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू आएगी 23,200। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इनकम टैक्स इज डैश टैक्स ऑन इनकम, नो डाउट डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा है। और क्वेश्चन में देखो जो ऑप्शन दिया है वो दिया एनुअल, क्वार्टरली, मंथली टैक्स और नन ऑफ दिस। इनकम टैक्स बेसिकली साल में एक बार अप्लाई होता है तो ये होगा एनुअल टैक्स। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इफ एक्चुअल रेंट is less than the expected rent due to vacancy then GAV is equal to
अगर वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट छोटा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो हम एक्चुअल रेंट ही लेते हैं जेवी के कैलकुलेशन के लिए। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम लैंड बट नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। लैंड से तो इनकम है बट उसको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानते हैं। इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास, इनकम फ्रॉम फिशरीज, इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टीज, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा ए, इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंड की बात किया था। नेक्स्ट, हाउ मच स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड इन कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? 30% मिलता है एनुअल वैल्यू का, या हम कह सकते हैं नेट एनुअल वैल्यू का। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट इज नोन एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। डिडक्शन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन बिजनेस शैल बी अलाउड इन, ये हमेशा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट, transport allowance granted to an employee to meet his expenditure for the purpose commuting between place of his residence and place of his duty, ये exempt है किस लिमिट तक? none of these। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट, पुनीत इज द ओनर ऑफ अ हाउस which is let out at a rent of 5,000 per month. The municipal taxes are 10% of the rent received. If half of the municipal taxes are borne by the tenant, the annual value of the house is, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि म्यूनिसिपल टैक्सेस जो कि 10% है उसका 50% टेनेंट बियर कर रहा है, तो बाकी 50% ओनर बियर कर रहा होगा। और म्यूनिसिपल टैक्सेस हम वही डिडक्ट करते हैं जो कि ओनर ने पे किया हो। क्लियर? तो अगेन देखो क्वेश्चन में लिखा है कि पुनीत इज द ओनर ऑफ द हाउस, जिसने अपना घर लेट आउट किया कितने पे? 5,000 पर मंथ पे। तो जीएवी कैसे निकलेगा? यही रेंट दिया हुआ है मेरे पास, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, और इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स कितना है? 10% ऑफ द रेंट रिसीव्ड। जितना रेंट रिसीव्ड हुआ है उसका 10%, मतलब 6,000। बट 6,000 का 50% ही ओनर ने पे किया है, बाकी 50% टेनेंट ने पे किया है। तो जो टेनेंट पे करता है उसका रिडक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम 3,000 माइनस करेंगे। 60,000 माइनस 3,000, मेरे पास एनुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 57,000। तो क्वेश्चन में हमसे एनुअल वैल्यू पूछा था, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू, और नेट एनुअल वैल्यू कितनी आएगी? 57,000। नेक्स्ट, द कम्यूटेड पेंशन इन केस द एम्प्लॉय डज नॉट गेट ग्रेचुइटी शैल बी टैक्सेबल। अब यहाँ देखो ये नहीं मेंशन किया कि एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता ना तो कम्यूटेड पेंशन पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट हो, बट क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मानेंगे कि ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, दैट इज अदर एम्प्लॉय के केस में भी 2 सिचुएशन है। अगर उसको ग्रेचुइटी मिलती तो उस केस में कम्यूटेड पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट होता एंड बाकी 2/3 पे टैक्स लगता। क्लियर? और अगर उसको ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ कम्यूटेड पेंशन मिल रहा है, दैट इज पेंशन मिल रहा है, तो उस केस में हाफ ऑफ द पेंशन, जो कम्यूटेड पेंशन का हाफ है वो एग्जेम्प्ट होगा और बाकी हाफ टैक्सेबल होगा। तो क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है डज नॉट गेट ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है, तो कम्यूटेड पेंशन का आधा टैक्सेबल होगा और आधा एग्जेम्प्ट होगा। तो करेक्ट आंसर होगा डी, हाफ ऑफ टोटल पेंशन। नेक्स्ट, share of partner in the income of partnership firm will be fully exempted. Next, on which section of the income tax act exempted incomes have been mentioned? exempted income mention किया गया है सेक्शन 10 में। संजय इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सैलरी डिटेल्स प्रीवियस ईयर 2021 की दी हुई है, जहां सैलरी दिया है 16,500 पर मंथ, डीए दिया दैट इज डियरनेस अलाउंस दिया और इंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है। नेट इनकम आपको कैलकुलेट करनी है सैलरी से। अब सबसे पहले तो देखो ये बोला है, अब सबसे पहले देखो ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बेसिक सैलरी और डीए पे तो कोई डिडक्शन नहीं मिलना है, बट इंटरटेनमेंट अलाउंस पे डिडक्शन मिलेगा। और ये डिडक्शन कितना है? आइदर 20% ऑफ बेसिक सैलरी और 5,000, और जितना आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस ड्यूरिंग द ईयर ग्रांट किया गया है। इन तीनों में से जो भी लीस्ट वैल्यू होगी ना वो एग्जेम्प्ट होगी किनके केस में? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में। तो चलो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हम बेसिक सैलरी की बात करें तो हमारी बेसिक सैलरी है 16,500 पर मंथ, इंटू 12 कर देना तो 1,98,000 आएगा। देन डियरनेस अलाउंस है पर मंथ 6,000, तो डी में ऐड होता है, अगर 6,000 पर मंथ है इंटू 12 करेंगे तो 72,000 आएगा। एंड प्लस इंटरटेनमेंट अलाउंस देखो 1,500 पर मंथ है, तो इसकी जो 3 कंडीशन है, पहली है 20% ऑफ 1,98,000, आप कैलकुलेट करना आएगा 39,600। फिर दूसरा 5,000 और तीसरा जितना आपको मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 1,500 इंटू 12 आप करोगे तो 18,000 आपको मिल रहा है। इन तीनों में से लीस्ट वैल्यू क्या है? 5,000।
तो टोटल 18,000 आपको मिला, उसमें से 5,000 एग्जेम्प्ट होगा और बाकी 13,000 पे टैक्सेबिलिटी बनेगी। तो इन तीनों को टोटल करने पे आपकी वैल्यू आएगी 2,83,000 और हमसे क्वेश्चन में बोला नेट इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इसमें आप 50,000 लेस करोगे। रीजन बीइंग अब स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरीड एम्प्लॉयज़ को, तो 50,000 माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2,33,000। करेक्ट आंसर होगा ए 2,33,000। नेक्स्ट, the partial integration of agricultural income is done to compute tax on non-agricultural income. The person liable to pay income tax on the income of other person is called deemed assessee. जो किसी और की इनकम पे टैक्स पे करता है उसको कहते हैं डीम्ड असेसी, मतलब माना जाता है कि वो खुद असेसी है। डिडक्शन रिगार्डिंग डिपॉजिट इन टी डेवलपमेंट अकाउंट, डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑन द अमाउंट डिपॉजिटेड 40% ऑफ द प्रॉफिट्स फ्रॉम सच बिजनेस विच एवर इज लेस। इन दोनों में से जो भी कम होता है उसी का डिडक्शन आपको मिलता है जब आप टी डेवलपमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चरल इनकम? रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड है, इनकम फ्रॉम डेयरी फर्म नहीं है, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग नहीं है, डिविडेंड नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल HUF यस, फर्म कंपनी यस, AOP BOP यस, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल, ये सब एज पर इनकम टैक्स पर्सन की डेफिनेशन का पार्ट है। एंड इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट, इंडियन कंपनी हमेशा क्या होगी? रेसिडेंट होगी। नेक्स्ट, टैक्स असेसमेंट ऑफिसर्स एक्सेप्ट्स द टैक्स रिलीफ एज प्रिस्क्राइब बाय रूल 7(8)A। नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स? एग्रीकल्चरल इनकम इन कोलकाता, ये एग्जेम्प्टेड है। इनकम ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये अदर सोर्सेज हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन, ये 3 टैक्सेबल है, पहला एग्जाम्प्ट है। व्हाट वुड बी द असेसमेंट ईयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021? 21-22 होगा, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इंडियन ओरिजिन मीन्स दैट आइदर ही और either of his parents or any of his grandparents was born in undivided India. Health and education cess on income tax shall be imposed by the following rate, no doubt 4%. Correct answer होगा C 4%. The period of assessment year is, assessment year basically हम लोग लेते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। करेक्ट आंसर होगा बी। A citizen of India who goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India for the in the previous year for at least dash days to become a resident. अब अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर्पज से गए हो तो आप पे खाली एक ही बेसिक कंडीशन अप्लाई होगी, 182 डेज और मोर वाली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन? GST, एक्सपेंसेस ऑन द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, फिर जिसका आंसर करेक्ट होगा हम पिन कर देंगे। इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जो भी रेंट आप एग्रीकल्चरल लैंड पे रिसीव करते हो वो एग्रीकल्चरल इनकम ही मानी जाती है। नेक्स्ट, मिस्टर राम इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट ABC लिमिटेड एंड लेफ्ट इंडिया ऑन 10th August 2020 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। अब इसमें देखो, जो पहली बेसिक कंडीशन थी 182 डेज और मोर वाली, वो तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि वो 10th अगस्त को चला गया ना, तो अगर वो 1 अप्रैल से लेकर के 10th अगस्त तक रह रहा है तो जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो 182 डेज नहीं आएगा, टोटल आएगा 132 डेज। अब अगर हम लोग सेकेंड बेसिक कंडीशन की बात करें तो सेकेंड बेसिक कंडीशन तो वो फुलफिल करेगा ही क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ही 10th अगस्त 2020 को इंडिया से बाहर गया है। क्लियर? और बाकी एडिशनल कंडीशन भी इसकी केस में फुलफिल होगी, तो उस केस में इसको क्या माना जाएगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। इनकम नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया होती है, इनकम अक्रूड इन इंडिया भी होती है, फॉरेन इनकम भी होती है। करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। रेट ऑफ इनकम टैक्स कहाँ फिक्स्ड होता है? फाइनेंस एक्ट में, तो करेक्ट आंसर होगा बी। म्यूनिसिपल टैक्सेस शैल बी डिडक्टेड, देखो म्यूनिसिपल टैक्सेस तभी डिडक्ट होगा जब ओनर ने उसको पे किया हो। लेकिन इफ पेमेंट हैज बिकम पेबल ऑन द ओनर ऑफ द हाउस, पेमेंट हैज एक्चुअली बीन पेड बाय द टेनेंट, पेमेंट हैज एक्चुअली बीन पेड बाय द ओनर ऑफ द हाउस। अगर ओनर ने पे किया है तभी उसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। Where gratuity is received from 2 or more employers in the same previous year, then aggregate amount of gratuity exempt from tax ये exceed नहीं हो सकती 20 लाख से। Dash is not only illegal but also immoral, tax evasion, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। HRA is exempted under section 10 subsection 13A।
टू बी एन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया एन इंडिविजुअल मस्ट सेटिस्फाई कोई एक बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल कंडीशन. करेक्ट आंसर होगा वन बेसिक कंडीशन एंड बोथ एडिशनल कंडीशन. नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग सम रिसीव बाय एन एम्प्लॉय ऑन हिज रिटायरमेंट फ्रॉम यूपीएफ शैल बी टैक्सेबल. अब देखो, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है, बट एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आता है वो अदर सोर्सेज में जाता है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस पे जो इंटरेस्ट है वो सैलरी का पार्ट माना जाता है, तो वो अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होगा. करेक्ट आंसर होगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन. नेक्स्ट, सैलरी रिसीव बाय एग्रीकल्चरल फार्म्स मैनेजर. जो मैनेजर है उसके हाथ में जो सैलरी आएगी वो सैलरी इनकम की तरह ट्रीट की जाएगी. इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. द डेफिनेशन ऑफ इनकम इज नो डाउट इंक्लूसिव नॉट एग्जॉस्टिव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. देख लेते हैं. जो कंपनसेशन या डिजास्टर का ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है. एग्रीकल्चरल इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है. पेंशन ऑफ गैलेंट्री अवॉर्डी फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, बट अमाउंट रिसीव्ड अंडर कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जेम्प्ट नहीं होती है. कीमन इंश्योरेंस मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ज़रूरी या इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके नाम पे कंपनी इंश्योरेंस कराती है, उसी को हम कहते हैं KIP. सम ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड. जब आप वेरियस हेड्स मतलब पांचों हेड की इनकम को टोटल करते हो तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम. जब आप उसमें से डिडक्शन दे देते हो तब हम उसको कहते हैं टोटल इनकम. करेक्ट आंसर होगा D, ग्रॉस टोटल इनकम. नेक्स्ट, इनकम अक्रूइंग इन पेरिस एंड रिसीव्ड देयर इज टैक्सेबल इन इंडिया इन द केस ऑफ. सिर्फ एक ही केस में टैक्सेबल हो सकती है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट ओनली. इनकम अक्रूज इन इंडिया इज असेसेबल फॉर. अगर इंडिया में अक्रू हो रही है तो वो सबके लिए असेसेबल होगी. करेक्ट आंसर होगा फॉर ऑल असेसी. इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%. क्वेश्चन नंबर 103 रिपीटेड है, इसका करेक्ट आंसर होगा D, एंड क्वेश्चन नंबर 104 भी रिपीट. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. हमारा आज का सेशन अगेन इनकम टैक्स के MCQs पे है. हमने ऑलरेडी इनकम टैक्स से रिलेटेड 100 MCQs अपलोड कर दिए हैं, और हमने उस सेशन में बताया भी था कि हम कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर बेसिस पे कुछ MCQs 50 MCQs इनकम टैक्स के अपलोड कर पाएँ, सो दैट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर पाओ. बेसिक कॉन्सेप्ट सब में इसके क्लियर करेंगे, बट क्योंकि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के MCOM एंट्रेंस एग्जाम चल रहे हैं तो अभी मेरा ज़्यादा फोकस MCQs पे है. देखो, हमारे पास सबसे पहला MCQ है, इनकम टैक्स एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? नो डाउट 1961. इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962. अब क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसलिए हमने यहाँ कवर किए हैं. इनकम टैक्स इज अ प्रोफेशनल टैक्स? नो, इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स. इनकम टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड इन. इनकम टैक्स का रेट हमेशा फाइनेंस एक्ट ही फिक्स करता है. ये बेसिक क्वेश्चंस हमने यहाँ इंक्लूड किए हैं. देयर आर डैश हेड्स ऑफ इनकम. जो टोटल हेड्स होते हैं वो 5 होते हैं. पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा कैपिटल गेन, देन PGBP, देन अदर सोर्सेज. होता भी यही है. देखो, अगर मान लो हमें एज अ पर्सन सोचें, हम चाहे तो किसी के यहाँ जॉब करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना अर्न करने के लिए. अगर हम जॉब नहीं करेंगे तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, या अगर हमने कोई डिग्री ली है तो हम अपना प्रोफेशन स्टार्ट करेंगे. अच्छा, इसके अलावा मान लो ना हम जॉब कर रहे हैं ना हम बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं, तो हम अपने घर पे लोगों को रेंट पे रखेंगे सो दैट वहाँ से हम कुछ अर्न कर सकें. वो भी अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर कैपिटल गेन के फॉर्म में होगा. कैपिटल गेन मतलब जैसे जो मेरी पर्सनल ज्वेलरी है उसको सेल करके इनकम अर्न करना हुआ. मेरा जो अपना पर्सनल एसेट है उसको सेल करके किसी ना किसी फॉर्म में मनी जनरेट करना. और इन सबसे ना कर रहे हो तो अदर सोर्सेज. अब इन सबसे ना करें तो अदर सोर्सेज मतलब जैसे मान लो किसी कंपनी का शेयर हमने खरीदा तो हमें डिविडेंड मिलेगा, हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा. मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम जनरेट करेंगे इनकम के फॉर्म में. तो ओवरऑल कितने हेड्स ऑफ इनकम होंगे? 5. नेक्स्ट, अ पर्सन विद द एज ऑफ डैश और मोर इज कंसिडर्ड एज अ सुपर सीनियर सिटीजन एज पर इनकम टैक्स एक्ट. 80. अगर ये सीनियर सिटीजन पूछा होता तो 60, और सुपर सीनियर पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा C, 80. रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिफाइंड एज पर सेक्शन. रिबेट मिलता है सेक्शन 87A में. सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये डील करता है असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन से. असेसमेंट ईयर एक ऐसा पीरियड है ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम एवरी ईयर. अब असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी अपने लास्ट सेशन में बताया हुआ है. और ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और एंड होता है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को.
तो ये कमेंस कब होगा? 1 अप्रैल। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, when the income earned in a year is taxed in the same year, it is called। अब जैसे अगर मान लो आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, आप अपने बिजनेस का डिसकंटिन्यूएशन कर रहे हो, तो जिस साल आपने इनकम अर्न किया उसी साल आपको टैक्स पे करना होता है, और ऐसे टैक्स को या ऐसे असेसमेंट को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड असेसमेंट। सरचार्ज इज लेवीड व्हेन द टोटल इनकम एक्सीड्स, जब टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होती है तब सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस 4% पे एप्लीकेबल होगा, तो करेक्ट आंसर होगा बी 4%। As per Income Tax Act, person includes individual, HUF, local authority. Correct answer होगा D, all of the above. CBDT stands for, CBDT का full form है Central Board of Direct Taxes. That is correct answer होगा B. Next, CBDT is controlled by, CBDT को control करता है Central Government. Next, to be an ordinarily resident in India, an individual must satisfy। अगर आपको ordinarily resident बनना है तो एक बेसिक कंडीशन प्लस दोनों एडिशनल कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी। करेक्ट आंसर होगा बी, 1 बेसिक कंडीशन एंड बोथ एडिशनल कंडीशन। नेक्स्ट, अ कंपनी हैज डैश टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, नो डाउट 2, क्योंकि ये रेसिडेंट हो सकती है, नॉन रेसिडेंट हो सकती है, बट ऑर्डिनरली या नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट नहीं हो सकती। तो करेक्ट आंसर होगा ए 2। हु इज असेसी इन केस ऑफ HUF, HUF के केस में कर्ता असेसी होता है। डिविडेंड फ्रॉम एन इनकम कंपनी, ये हमेशा फुली एग्जेम्प्ट होती है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एग्जेम्प्टेड इनकम, अगर एग्जेम्प्टेड इनकम पे आपने कोई एक्सपेंडिचर किया भी है तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? कभी भी नहीं। करेक्ट आंसर होगा सी, नॉट अलाउड। इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स आर स्टेटेड इन द सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो करेक्ट आंसर होगा बी। इनकम फ्रॉम सैलरी इज एक्सप्लेन्ड इन द सेक्शन, इनकम फ्रॉम सैलरी को एक्सप्लेन किया गया सेक्शन 15 टू सेक्शन 17। Salary is defined as per section 17 subsection 1। When an unrecognized provident fund is recognized, तो जो भी बैलेंस आप ट्रांसफर करते हो ना उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर्ड बैलेंस। बोनस पेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय, जो भी बोनस पे कर रहे हैं वो हमेशा फुली टैक्सेबल होता है। ग्रेचुइटी इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। नेक्स्ट, द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज CBDT। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, CBDT। पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय मंथली अदर देन सैलरी, सैलरी के अलावा जो भी आप पे करते हो हर महीने उसको हम कहते हैं अलाउंसेस। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, अलाउंसेस। HRA दैट इज हाउस रेंट अलाउंस, इस पे भी हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कराया हुआ है। ये पार्शली टैक्सेबल होता है, कुछ पोर्शन टैक्सेबल होता है, कुछ एग्जेम्प्ट होता है। रूल डैश एक्सप्लेन द टैक्सेशन ऑफ HRA। 2A में एक्सप्लेन किया है टैक्सेशन ऑफ HRA। इफ द असेसी इज लिविंग इन ओन हाउस, तो क्या HRA पे कोई भी डिडक्शन मिलेगा? नहीं, वो फुली टैक्सेबल होगा, क्योंकि जब आपका खुद का हाउस आपको रेंट नहीं पे करो, जब रेंट नहीं पे करो तो जितना आपको HRA मिला उस पर आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड एज अ डिडक्शन एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। Any allowance granted for encouraging research, academic and other professional pursuit is called, अगर academic purpose के लिए पे किया गया है तो उस allowance को हम कहते हैं academic allowance। Next, children education allowance is exempt up to per month per child for 2 children। अगर education allowance की बात करें तो 100 रुपीज़ per month per children, और 2 children तक आपको exemption मिलता है। और यही अगर हॉस्टल के लिए पूछा होता तो वो भी आपको 2 children के लिए मिलेगा, बट 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड मिलेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 37 वही पूछा है, करेक्ट आंसर होगा डी, 300। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस गिवन बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयज एग्जेम्प्ट अप टू निल, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था। अगर वो क्लास अभी तक आपने नहीं किए तो हमारा ये सजेशन होगा कि वो क्लास आप जरूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, फॉरेन अलाउंस इज अ फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, फुली टैक्सेबल अलाउंस, पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंस और नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा फुली एग्जेम्प्टेड, इसका करेक्ट आंसर होगा फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, क्योंकि फॉरेन अलाउंस है और फॉरेन अलाउंस पे पूरा एग्जेम्पशन मिलता है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम आर एग्जेम्प्टेड, नो डाउट फॉरेन अलाउंस, क्योंकि बाकी एग्जेम्प्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर 2 पर्सन, अभी हमने बताया कि 2 चिल्ड्रन के लिए आपको एजुकेशन अलाउंस मिल सकता है। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव सैलरी ऑफ 1,20,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है 10,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ही स्पेंड 6,000 ऑन एंटरटेनमेंट, ही इज इंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। तो यहाँ देखो सिंपली क्या इसमें एग्जेम्पशन लिमिट्स थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कि 20% ऑफ ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी 1,20,000, इसका 20% कितना हो जाएगा 24,000, या जितना आपको रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंटरटेनमेंट अलाउंस 10,000 और 5,000, इसमें से जो भी लीस्ट अमाउंट होगी ना वो एग्जेम्प्ट होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी, कि डिडक्शन कितने का मिलेगा, ओनली 5,000 का।
नेक्स्ट, a citizen of India who goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India at least for dash days to become a resident. कम से कम 182 डेज रहेगा, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है तो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल करनी होती है बेसिक की, सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती. Who among the following may be not ordinarily resident? क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो सकता है. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर होगा ए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम अंडर द हेड सैलरीज. कमीशन रिसीव्ड बाय फुल टाइम डायरेक्टर, ये टैक्सेबल है. रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर, इसकी टैक्सेबिलिटी अंडर द हेड सैलरीज नहीं होती. नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर मीन्स अ फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले जो ईयर है उसी को तुम प्रीवियस ईयर कहते हैं. ग्रेचुटी रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज, ये हमेशा फुली एग्जेम्प्टेड होती है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रही है. द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ मनी फॉर द पास्ट सर्विस इज नोन एज पेंशन. करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अकर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, द टैक्स इंसिडेंस इन केस ऑफ रेसिडेंट इज, रेसिडेंट के केस में वो हमेशा टैक्सेबल होगी एज पर स्लैब्स. एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, द इनकम रिसीव्ड इन अक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और सेटअप इन इंडिया, द टैक्स इंसिडेंस इन केस ऑफ रेसिडेंट इज, रेसिडेंट के केस में ये हमेशा टैक्सेबल होगा. आज हम लोग नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज पे डिस्कशन करने वाले हैं. लास्ट क्लास में हमने जो टोटल एमसीक्यूज डिस्कस किए थे ना, वो नंबर ऑफ एमसीक्यूज 48 ही थे, तो बाकी 2 भी आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, रिमेनिंग 2. देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, पेंशन इज टैक्सेबल अंडर डैश हेड. पेंशन की टैक्सेबिलिटी हमेशा अंडर द हेड सैलरी होती है. सैलरी रिसीव बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड. जो भी सैलरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिसीव करते हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट बनती है. तो करेक्ट आंसर होगा डी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. नेक्स्ट, अ पर्सन इज नॉन रेसिडेंट इफ ही फेल्स टू फुलफिल. एक पर्सन को नॉन रेसिडेंट मान लिया जाएगा अगर वो एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल ना करे तो, क्योंकि अगर एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करेगा तो रेसिडेंट बन जाता है. इसीलिए अगर एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल ना करे, 2 बेसिक कंडीशंस होती हैं, तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट. करेक्ट आंसर होगा बी, एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस. नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ. अगर इंडिया में इनकम रिसीव हो रही है तो वो रेसिडेंट के केस में भी टैक्सेबल होगी, नॉन रेसिडेंट के केस में भी. रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट, हर किसी केस में, हर असेसी के केस में ये टैक्सेबल होगी. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल असेसीज. नेक्स्ट, डैश इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, कोऑपरेटिव डिविडेंड, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी. देखो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें. अब यहाँ पे हम एक पॉइंट डिस्कस करने की डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये पहले एग्जेम्प्ट था कि जो भी डिविडेंड आपको इंडियन कंपनी से मिलता था उस पर, क्योंकि इंडियन कंपनी ही टैक्स पे कर देती थी, इसीलिए उस डिविडेंड को शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट माना जाता था. बट अब ये एग्जेम्प्ट नहीं होता. अब अगर आपको किसी इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो उस पर भी आपको टैक्स पे करना हो. इसी टॉपिक पे हमने लास्ट सेशन में भी एक क्वेश्चन कराया था. लास्ट सेशन में हमने जो क्वेश्चन कराया था वो था क्वेश्चन नंबर 19 की डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी. अब अगर इंडियन कंपनी से जो डिविडेंड मिलेगा वो फुली एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो फुली टैक्सेबल होगा. और इसका रूल सिर्फ इतना है ना कि पहले क्या था, 31 मार्च 2020 तक क्या था कि जो भी डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती थी या डिक्लेयर करती थी उस पर कंपनी डीडीटी पे करती थी, दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. अब 31/3/2020 के बाद से ये डीडीटी का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया. और क्योंकि डीडीटी का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया इसीलिए 1 अप्रैल 2020 से अब जो भी डिविडेंड आपको मिलेगा इंडियन कंपनी से वो शेयर होल्डर के हाथ में, और हम कह सकते हैं इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल होगा. अच्छा, एक और पॉइंट हम बता दें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 1 अप्रैल 2020 से ये चीज़ एप्लीकेबल है कि जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पर कंपनी टीडीएस काटेगी. और ये टीडीएस कितना कटेगा? 10%. जो भी डिविडेंड इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगी कि 5000 के एक्सेस में, उस पर वो टीडीएस काटेगी 10% का. ये एक पॉइंट इंट्रोड्यूस हुआ 1/4/2020 से. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छे से इस चीज़ को याद कर लेना कि जो भी इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा अब वो फुली टैक्सेबल होगा, ना कि फुली एग्जेम्प्ट. नेक्स्ट, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ब्रॉडली कवर्स बेसिक चार्जिंग इनकम, रिबेट्स एंड रिलीव्स, इनकम्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव.
Any rent or revenue received from land which is situated in India and is used for agricultural purpose is, अगर कोई भी रेंट या रेवेन्यू डिराइव्ड हो रहा है उस लैंड से जो कि एग्रीकल्चरल लैंड है और वो इंडिया में सिचुएटेड है, तो नो डाउट वो एग्रीकल्चरल इनकम है और वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होगी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सैलरी इनकम. कम्यूटेड पेंशन इंक्लूड होता है, अनकम्यूटेड पेंशन भी होता है, लीव सैलरी भी होता है, बट फैमिली पेंशन ये अदर सोर्सेज में आता है, ना कि सैलरी इनकम में. नेक्स्ट, इन केस ऑफ टैक्स फ्री सैलरी, अगर टैक्स फ्री सैलरी है तो टैक्स कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर. नेक्स्ट, डीए दैट इज डियरनेस अलाउंस इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ. डियरनेस अलाउंस पे कहीं कोई एग्जेम्पशन नहीं है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, हर एम्प्लॉय पे इसकी टैक्सेबिलिटी होगी, तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, अ पर्क इज कैश पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय. पर क्या है? एक फैसिलिटी जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, perquisites to employees are covered in the Income Tax Act 1961 under Section 17B. The value of interest-free concessional loans to employees is determined on the basis of lending rates of SBI for the same purpose. Question में सिंपली ये चीज़ कह रहा है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को अगर कम रेट पे लोन प्रोवाइड करते हो तो फिर उस केस में आप उस पर इंटरेस्ट कैसे चार्ज करते हो? जो भी SBI का लेंडिंग रेट होता है उसी को बेस रख के फिर हम कंसेशनल रेट कैलकुलेट करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, एन एम्प्लॉय इज डीम्ड एज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय इफ ही इज अ डायरेक्टर इन द कंपनी और है सब्सटैंशियल पोजिशन इन द कंपनी और हिज चार्जेबल सैलरी पर एनम एक्सीड्स ₹50,000. Next, value of rent free accommodation in case of government employee shall be taxable up to. आप देखो क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जा रहा है, तो उस केस में जो भी लाइसेंस फी गवर्नमेंट फिक्स करेगा उसी के बेसिस पे हम वैल्यूएशन करते हैं. वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन अ हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. अब यहाँ देखो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूछा है, प्लस ये कह रहा है कि जो घर आपको रेंट पे दिया गया वो एम्प्लॉयर ने खुद खरीदा हुआ है. तो इसमें ना 3 कंडीशंस है, तीनों कंडीशन हम यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है और पहली कंडीशन है कि वो हाउस ओन्ड है बाय एम्प्लॉयर, उस केस में अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी के बेसिस पे वैल्यूएशन होगी. अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है बट 25 लाख से कम है तो उस केस में 10% ऑफ सैलरी के बेसिस पे वैल्यूएशन होगी. एंड अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो फिर 15% ऑफ सैलरी के बेसिस पे वैल्यूएशन होगी. और क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है कि अबव 25 लाख पॉपुलेशन, तो इस केस में वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? 15% ऑफ एम्प्लॉई सैलरी. अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर नहीं होता बल्कि हाउस हायर्ड बाय एम्प्लॉयर होता, मतलब एम्प्लॉयर ने भी इसको खरीदा नहीं है, हायर पे लिया है, तो उस केस में वैल्यूएशन कैसे करते हैं? जितनी भी एक्चुअल लीज का पेमेंट हो रहा है और 15% ऑफ सैलरी जो भी लेस होता ना उसके बेसिस पे वैल्यूएशन करनी होती. तो रेंट फ्री अकोमोडेशन में सिर्फ इतना ही पॉइंट ही था और वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया. एज पर क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन RPF बैलेंस इज एग्जेम्प्टेड अप टू, ये एग्जेम्प्ट होता है 9.5% तक. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF इज एग्जेम्प्टेड अप टू 12% ऑफ सैलरी. उसके बाद जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो टैक्सेबल होगा. द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन, अगर प्रीवियस ईयर की इनकम है तो नो डाउट वो असेसमेंट ईयर में ही टैक्सेबल होती है, इमीडिएटली सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर. नेक्स्ट, द इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अ नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये कभी भी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता. नेक्स्ट, द सैलरी रेम्यूनरेशन और कंपनसेशन रिसीव बाय द पार्टनर्स इज टैक्सेबल अंडर द हेड. अब सैलरी भी रिसीव हो रही है, रेम्यूनरेशन भी रिसीव हो रहा है और कंपनसेशन भी, किसको? पार्टनर्स को. तो ये PGBP का पार्ट बनेगा, दैट इज प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. करेक्ट आंसर होगा बी, इनकम फ्रॉम बिजनेस. नेक्स्ट, द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी, ये हमेशा फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है. पहला ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और दूसरा डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी है. नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, the salary due in previous year and even if it is not received is taxable. भले रिसीव नहीं हुई पर आगे तो रिसीव होगी, वो टैक्सेबल होती है. The CC can claim relief under section 89 subsection 1 for arrears or advance salary. Next, the Payment of Gratuity Act came into force in 1972.
Deduction from GTI is allowed under section 80C up to lower of the qualifying amount or a maximum of, अब देखो section 80C में maximum जो डिडक्शन है वो है 1,50,000 का, पहले था 1 लाख का और अब ये लिमिट बढ़ा दी गई है 1,50,000 तक, तो ये इसको आंसर को करेक्ट कर लेना, करेक्ट आंसर होगा सी 1,50,000। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम एन इलीगल बिजनेस, इलीगल बिजनेस से जो भी आप प्रॉफिट अर्न करोगे वो हमेशा टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट, मेडिकल रीइंबर्समेंट इज एग्जेम्प्ट अप टू इफ ट्रीटमेंट इज डन इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। देखो ये पॉइंट भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लें क्योंकि इससे भी रिलेटेड अमेंडमेंट आया है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। हमने एक पॉइंट बताया था कि जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस है दैट इज कन्वेंस अलाउंस पहले 1600 पर मंथ या हम कह सकते हैं कि पूरे साल का 19,200 का डिडक्शन मिलता था। और वैसे ही अगर मेडिकल अलाउंस की बात करें ना तो मेडिकल अलाउंस अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को प्रॉपर बिल्स प्रोवाइड किए हैं तो 15,000 तक एग्जेम्प्ट था। अब क्या किया है ना कि इन दोनों को ही हटा करके 19,200 प्लस 15,000 को हटा करके उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन देना स्टार्ट किया 50,000 का, और स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एक एम्प्लॉय को मिलता है। तो ये 15,000 की लिमिट और ये 19,200 की लिमिट कहाँ मर्ज हो गई है, इस स्टैंडर्ड डिडक्शन में। तो क्या ट्रैवलिंग अलाउंस का कोई भी डिडक्शन या एग्जाम्पशन मिलता है? नो। मेडिकल अलाउंस का कोई भी डिडक्शन या एग्जाम्पशन मिलता है? नो। क्लियर? तो अब अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि मेडिकल रीइंबर्समेंट इज एग्जेम्प्ट अप टू निल, पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट फॉरेन अलाउंस, ये हमने पहले भी बताया हुआ है। फ्री फूड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज इज एग्जेम्प्ट अप टू पर मील, कितने मील तक है? ₹50 पर मील। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी? रेम्युनरेशन पे टू द लेक्चरर ऑफ अ कॉलेज फॉर सेटिंग अ क्वेश्चन पेपर, ये अदर सोर्सेज है। सैलरी रिसीव बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी अदर सोर्सेज है। कमीशन रिसीव बाय एन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। तो करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। In accordance with the provisions of Section 17, subsection 1 of Income Tax Act 1961, the term salary includes any annuity or pension, any gratuity, any fees, commission, perquisite. Correct answer होगा D, all of the above, कि ये सब salary का part बनेगा। If the employee receives a retirement gratuity from more than one employer, he can claim exemption in respect of both employer. दोनों employer को मिला करके जो value आएगी उस पर वो exemption claim कर सकता है। The family pension received by the family members of armed forces after death of employee is exempted after fulfilling of certain conditions. The entertainment allowance is applicable to, entertainment allowance किस पे applicable होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे। Next, the entertainment tax allowed as a deduction under section 16 of Income Tax Act is the least of following. अब यहाँ पे देखो 3 क्राइटेरिया दिया हुआ है, और अगर हम इंटरटेनमेंट अलाउंस की या इंटरटेनमेंट टैक्स अलाउंस की बात करें तो डिडक्शन किसको अलाउ होता है? ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। पहली लिमिट उसमें 5,000 है, दूसरी लिमिट 20% ऑफ बेसिक सैलरी, और हम कह सकते हैं सैलरी एक्सक्लूसिव ऑफ एनी अलाउंस, बेनिफिट और अदर पर्क्विसिट है। एंड थर्ड है जो भी आपको एक्चुअल रिसीव्ड हुआ। इन तीनों में से जो भी लीस्ट फिगर आएगी उसी का आपको डिडक्शन मिलेगा इंटरटेनमेंट टैक्स अलाउंस के तौर पे। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। और ये जो डिडक्शन ये मिलता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में। तो इंटरटेनमेंट टैक्स अलाउंस में और कोई भी अलाउंस या कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता, सिर्फ यही एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, और वो भी तब मिलेगा जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। नेक्स्ट, इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ, ये सिर्फ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा, बाकी किसी के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। जीटीआई कैसे अराइव्ड होती है? जो 5 हेड हमने इनकम की बताई थी, पांचों हेड की इनकम को ऐड करने पे आपकी जीटीआई आएगी। नेक्स्ट, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव इज गिवन बाय डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA। अच्छा, लीव इनकैशमेंट सैलरी की भी बात करें तो इस पे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्लियर कर लेते हैं। अब देखो, अगर लीव इनकैशमेंट की बात करें ना तो लीव इनकैशमेंट मतलब क्या है कि जो आपने छुट्टी ली है उसके बदले आप उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो कैश में। तो अगर ये आप लीव इनकैशमेंट करा रहे हो जिस टाइम आप सर्विस में हो, जिस टाइम आप जॉब कर रहे हो, उस टाइम अगर आप लीव इनकैशमेंट करा रहे हो तो वो फुली टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, और उसका रिलीफ आप ले सकते हो अंडर सेक्शन 89। बट अगर आपने रिटायरमेंट के टाइम या रेजिग्नेशन के टाइम इस इनकैशमेंट को कराया है तो उस केस में वो कभी फुल्ली भी एग्जेम्प्ट होती है और वो कभी पार्शली भी एग्जेम्प्ट होती है। क्लियर? फुली एग्जेम्प्ट होगी किस किस के केस में? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वो फुली एग्जेम्प्ट होगी,
अगर लीगल हायर ने मतलब जिस पर्सन को रिसीव करना था उसकी डेथ हो गई और उसके बिहाफ पे लीगल हायर ने रिसीव किया लीव इनकैशमेंट तो भी फुली एग्जेम्प्ट होगी। और पार्शली किस केस में होगी? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो पार्शली एग्जेम्प्ट होगी और पार्शली टैक्सेबल होगी। जो पोर्शन टैक्सेबल होगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनेगा, अदरवाइज एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट इज गिवन बाय, ये रिसीव हुआ है किस सेक्शन में? ये रिसीव्ड होता है किस सेक्शन में? सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C। द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम अंडर द हेड सैलरीज, रेम्यूनरेशन रिसीव बाय अ पार्टनर, ये सैलरीज का पार्ट नहीं माना जाता। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स। ये ओवरऑल 40 MCQs थे आज के सेशन में। ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग 40 to 50 MCQs डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 40 MCQs डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास हमारा लास्ट क्लास होगा रिलेटेड टू इनकम टैक्स MCQs। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, गिफ्ट टू एम्प्लॉय अप टू डैश पर एनम विल नॉट बी ट्रीटेड एज परक्विजिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अप टू 5000 का गिफ्ट दिया है तो वो टैक्सेबल नहीं होता इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। और अगर 5000 के अबव कितना भी अमाउंट पे कर रहा हो, लेट से 5500 का गिफ्ट दिया एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को, तो ये पूरा 5500 टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो करेक्ट आंसर होगा बी। सैलरी रिसीव बाय द मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फार्म इज, एग्रीकल्चरल फार्म के मैनेजर को सैलरी रिसीव हो रही है तो ये सैलरीड इनकम है। एनी बेनिफिट्स अटैच टू एन ऑफिस और पोजीशन इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस इज कॉल्ड परक्विजिट्स, जो सैलरी और वेजेस के एडिशन में मिलता है। लीव ट्रैवल कंसेशन इज एक्सप्लेन्ड एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5। Under the head income from house property, the basis of charge is rent received no, GAV no, annual value। annual value के basis पे ही tax applicable होता है। Foreign house properties income is taxable only in the case of foreign house property, ये किसके केस में taxable होगा? In ordinary resident। Annual value is defined as per section 23 subsection 1। Which of the following is deductible from the annual value of house property? Municipal taxes paid no, municipal taxes paid by the owner, municipal taxes paid by the owner for the previous year, municipal taxes paid by the owner during the previous year। during the previous year जो भी municipal tax owner पे करेगा उसकी taxability या उसकी deductibility होगी from annual value। next, the income from house property is taxable in the hands of the individual even if property is not registered in his name। When the property has been transferred to spouse for ineducate consideration, मतलब अगर आपने अपने वाइफ को या हस्बैंड को वो ट्रांसफ़र कर दी, where the property is transferred to a minor child for ineducate consideration, where the individual holds an ऑन इम्पोर्टेबल estate, इन तीनों ही केसेस में इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबिलिटी होती है, फिर भले ही प्रॉपर्टी उसके नाम पर रजिस्टर्ड ना हो। The following conditions must be satisfied to charge the rental income under the head income from house property. The property should consist of any buildings or lands, yes. The assessee should be one of the property. The property should not be used by the owner for the purpose of business or profession। अगर ये तीनों ही केसेस satisfied होंगी तो जो भी रेंटल इनकम आएगा वो अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, Mr. Ram owns a house property. He lent it to Lakshman at 10,000 per month. Lakshman sublet it to Mr. Maruti on monthly rent of 20,000 per month. Rental income of Ram is taxable under the head। अब यहाँ कह रहा है कि राम ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी किसको दी? लक्ष्मण को, और लक्ष्मण ने उसको सबलेट कर दी मारुति को। तो ये जो राम को रेंट मिल रहा है ये तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी, बट लक्ष्मण ने जो सबलेट करके इनकम अर्न की या इनकम जनरेट की ये अदर सोर्सेज मानी जाएगी। क्लियर? तो क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है रेंटल इनकम ऑफ राम, तो ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। अगर राम की जगह हमसे क्वेश्चन में लक्ष्मण के लिए पूछता तो लक्ष्मण की जो रेंटल इनकम है वो कहाँ टैक्सेबल होती? अंडर द हेड अदर सोर्सेज। नेक्स्ट, फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन फॉर अनरियलाइज रेंट द असेसी मस्ट सैटिस्फाई रूल 4। अब रूल 4 में ये चीज़ लिखी है ना कि जो भी आपने टेनेंसी की थी, मतलब जो भी आपने किराएदार रखे थे, टेनेंट रखे थे, वो बोनाफाइड होने चाहिए। जो भी डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट है जिन्होंने पे नहीं किया, चाहे तो वो घर खाली कर चुके हों या आपने कोई ना कोई प्रॉपर स्टेप लिया हो घर को वेकेट कराने के लिए, जो डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट है वो किसी भी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का कोई ऑक्यूपेशन रन ना कर रहे हों। एंड लास्ट इसमें कंडीशन है कि असेसी ने सारे लीगल स्टेप्स भी ले लिए हों सो दैट वो अनपेड रेंट की रिकवरी कर सके। क्लियर? ये रूल 4 में दिया है। तो अगर रूल 4 को आप सेटिस्फाई कर रहे हो तब आप अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट,
Rule 4 includes the tenancy must be bona fide, the defaulting tenant has vacated or steps have been taken to vacate the house, the defaulting tenant is not occupying any other property of the owner. Correct answer होगा जी all of the above. The tax paid by the tenant is, जो भी टैक्स टेनेंट पे करता है, जो भी म्यूनिसिपल टैक्स टेनेंट पे करता है ना, उसका कहीं कोई एडजस्टमेंट या डिडक्शन नहीं मिलता है. इफ द हाउस रिमेन्स वेकेंट फॉर द होल ईयर, तो उस केस में एनुअल वैल्यू बट ऑब्वियस क्या होगी, नील. द सम इक्वल टू 30% इज अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द एनुअल वैल्यू एज, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पे मिलता है 30%. किसका, एनुअल वैल्यू का. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर ऑल पर्पसेज आर डिडक्टेबल फ्रॉम एनुअल वैल्यू. फिर भले वो परचेज के लिए लिया गया हो, रिपेयर के लिए लिया गया हो या कंस्ट्रक्शन के लिए. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. Deductions from annual value is as per section 24. Which of the following is not deductible from annual value? Interest on unpaid interest, interest on loan taken for repairs, interest on loan taken for reconstruction, none of the above. अगर unpaid interest पे भी interest पे किया जा रहा है तो उसका कोई deduction annual value से नहीं मिलता है. Interest for pre-acquisition period is deductible in dash installments, total 5 installments होती हैं. एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस, अगेन इसकी वैल्यू क्या होगी, नील, क्योंकि आप खुद रह रहे हो तो बट ऑब्वियस उस पर कोई रेंट तो पे नहीं कर रहे हो. फ्रॉम द अमाउंट ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट पेड, डैश इज अलाउड एज डिडक्शन 30%. नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू अ मैक्सिमम ऑफ डैश ईयर्स, 7 years. 7 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. 7 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. Rent from vacant plot of land is accessible under the head income from other sources. Next, subletting is accessible under the head income from other sources. In case of disputed ownership, income from house property is chargeable in the hands of recipient of income, not accessible all owners, none of the above. अगर disputed ownership है तो भी जिसको इनकम मिल रही है उसके हाथ में उसकी टैक्सेबिलिटी होगी. What is expected rent? Municipal value or fair value, whichever is lower. Municipal value or fair value, whichever is higher. Municipal value or fair value, whichever is higher, subject to standard rent. आप देखो, अगर हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट की बात करें तो नो डाउट ये कैसे कैलकुलेट होता है. पहले हम देखते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, इसमें से जो वैल्यू हायर होती है उसको कंसिडर करते हैं. फिर हायर को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, फिर जो लोअर होता है उसको कंसिडर करते हैं कैसे, एज एक्सपेक्टेड रेंट. फिर एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, और इन दोनों में से वैल्यू जो हायर होगी उसको हम कंसिडर करते हैं एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू. तो करेक्ट आंसर होगा सी. और यहाँ कहीं पे भी ऑफ नहीं है, सब जगह और है. नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर्स हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एन एडुकेट कंसिडरेशन टू हिज ओनर स्पाउस और टू अ माइनर चाइल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, डीम्ड ओनर. क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ आप बुक्स में दिखा रहे हो ट्रांसफर, पर एक्चुअल ओनर कौन हो, आप खुद ही हो. An individual is considered as an owner of the house property for the purpose of charging tax to a member of cooperative society, company or AOP to whom a building or a part thereof is allotted or leased under a house building scheme of the society. An individual who transfers house property without an educate consideration, the holder of importable estate. इन तीनों ही केसेस में इंडिविजुअल को ही ओनर माना जाएगा, फिर भले उसने ट्रांसफर ही क्यों ना कर दी हो अपनी प्रॉपर्टी. इफ द assessee let out the building or staff quarters to the employees of business, the rent collected from such employees is accessible as income from business, no. House property, no. Other sources, इसको भी कैसे ट्रीट करेंगे, as other sources. The GAV of the property is depend upon the standard rent पे भी करती है, municipal valuation पे भी और fair rent पे भी. करेक्ट आंसर होगा डी, all of the above. Which of the following is not a case of deemed ownership of house property? Transfer to a spouse for an educate consideration, माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करो या इम्पोर्टेबल स्टेट में. बट को ओनर, अगर प्रॉपर्टी के 2 ओनर हैं या 2 से ज़्यादा ओनर है तो वहाँ पर डीम्ड ओनरशिप नहीं मानी जाती. नेक्स्ट, इफ एन assessee earns rent from a सब टेनेंट इन रिस्पेक्ट टू टेनेंटेड प्रॉपर्टी लेट आउट एज अ रेसिडेंस, तो उस केस में वो जो रेंट आ रहा है बट ऑब्वियस उसको सबलेट माना जा रहा है तो वो टेनेंट वो टैक्सेबल होगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. एन assessee आफ्टर सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी रिसीविंग अरियर्स ऑफ रेंट is or is not chargeable to tax, the same computed in the stipulated manner is chargeable to tax as, चाहे तो वो हाउस प्रॉपर्टी की तरह टैक्सेबल हो सकती है या अदर सोर्सेज की तरह, कैसे भी उसको आप टैक्स कर सकते हो. अगर हाउस प्रॉपर्टी में हो गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो अदर सोर्सेज की तरह ट्रीट करें. क्योंकि सिंपली यहाँ क्या कह रहा है कि आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी सेल कर दी और उसके बाद अगर रेंट का जो अरियर है वो रिसीव कर रहे हो तो पहले तो हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा, वहाँ नहीं हुआ तो अदर सोर्सेज में कर देंगे. नेक्स्ट, Mr. Sushant is the owner of a house, the details of which are given below.
जीएवी आपको कैलकुलेट करना है। म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, एक्चुअल रेंट दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है। वैसे तो इस पर हमने क्वेश्चन कराया, पर देखो सिंपली हम लोग जीएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो दोनों सेम है तो क्या वैल्यू हो जाएगी 36,000। फिर इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और स्टैंडर्ड रेंट है 40,000। अब इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू होती है उसको कंसिडर करते हैं, तो लोअर वैल्यू कौन सी है 36,000। अब 36,000 को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से जो कि है 32,000, और इसमें से जो हायर वैल्यू होगी उसको हम मानते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब हायर वैल्यू कौन सी है 36,000, तो करेक्ट आंसर भी क्या होगा ए 36,000। क्लियर। ये ओवरऑल 35 एमसीक्यूज से रिलेटेड टू इनकम टैक्स। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड ऑन 10/10/2000 फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज डिडक्टेबल अप टू अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ। अब देखो ये क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि अगर आपने लोन लिया है, दैट इज कैपिटल बोरो किया, और उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो तो कुछ लिमिट तक उस पर डिडक्शन मिलता है। अगर ये लोन आपने लिया है एक ऐसी प्रॉपर्टी के लिए जिसको आप लेट आउट करने वाले हो, और इस लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए भले आपने लोन लिया है फॉर एक्विजिशन पर्पस, कंस्ट्रक्शन पर्पस, रिपेयरिंग पर्पस और रिकंस्ट्रक्शन पर्पस, तो जो भी आपने एक्चुअल इंटरेस्ट पे किया उसका डिडक्शन मिलेगा। बट अगर मान लो आपने लोन लिया एक ऐसी प्रॉपर्टी के लिए जिस पे आप खुद रहना चाहते हो, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए, तो उसमें ना कुछ क्लॉजेज हैं। जैसे पहला क्लॉज ये है कि अगर आपने लोन लिया है एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए, और ये लोन लिया है 1/4/1999 के बाद, तो उस केस में डिडक्शन मिलेगा 2 लाख का। और अगर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है बिफोर 1/4/1999, तो डिडक्शन आपको सिर्फ 30,000 का मिलेगा। क्लियर। अच्छा, अगर आपने लोन लिया एक ऐसी प्रॉपर्टी के लिए जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड करोगे, और लोन आपने किस पर्पस के लिए लिया है फॉर रिपेयर और रेनुअल, तो उस केस में भी आपको डिडक्शन सिर्फ 30,000 का ही मिलेगा इंटरेस्ट पे। तो अब ये टॉपिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 126 एंड 127 है, होपफुली सबका क्लियर होगा कि अगर आपने कैपिटल बोरोड किया और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, किसके लिए, हाउस प्रॉपर्टी के लिए, वो हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करना है, तो उस हाउस प्रॉपर्टी के लिए भले आपने एक्विजिशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, किसी भी पर्पस के लिए लोन लिया हो, उस पर आपने जितना इंटरेस्ट पे किया होगा उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। बट अगर वो हाउस प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करोगे तो उसमें कुछ कंडीशन है। पहली ये कंडीशन है कि अगर एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो उसमें 2 चीज़ ध्यान रखना कि 1/4/1999 के बाद लिया है तो 2 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा, एंड 1/4/1999 के पहले लिया है तो 30,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा। एंड ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, इस पे आपको रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन का काम कराना है, तो उस केस में जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा ओनली 30,000 तक के लिए ही एप्लीकेबल है। तो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड ऑन 10/10/2000, मतलब 1999 के बाद की बात कर रहा है, फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज डिडक्टेबल अप टू अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 2 लाख। और ऑप्शन में मेरे पास 2 लाख नहीं दिया, तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999 विल बी अलाउड अप टू, कितना अलाउड होगा, मैक्सिमम 30,000। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए 30,000। नेक्स्ट, डिडक्शन अलाउड फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर, स्टैट्यूटरी डिडक्शन, ये सारे ही डिडक्शन मिलते हैं एनुअल वैल्यू से। नेक्स्ट, Mr. R owns a house. The municipal value given is 50,000. He paid 8,000 as local taxes during the year. He uses this house for his residential purposes, but let out half of the house at the rate 3,000 per month. The annual value of the house is. अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और इसका अगर डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी 16,000। अगर ये सॉल्व ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, सो दैट हम इस क्वेश्चन पे फर्दर डिस्कशन कर सकें। नेक्स्ट, इफ फेयर रेंट इज नॉट गिवन देन अज्यूम एज फेयर रेंट, तब हम फेयर रेंट किसको लेते हैं, एक्चुअल रेंट को। नेक्स्ट, रेंट रिसीव बाय ओरिजिनल टेनेंट फ्रॉम सब टेनेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, ये हमने पहले भी बताया कि सब लेटिंग को हम कैसे ट्रीट करते हैं, अदर सोर्सेज की तरह। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस, ये हमेशा टैक्स से एग्जेम्प्ट होगी। आइडेंटिफाई द करेक्ट हेड, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नो, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन नो, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, दैट इज पीजीबीपी इसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13। इलीगल बिजनेस से जो भी इनकम आएगी वो हमेशा फुल्ली टैक्सेबल होती है। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ये किस सेक्शन में डिस्कस किया गया, 35। एनी पेमेंट्स मेड आउटसाइड इंडिया एंड टीडीएस इज नॉट पेड,
then it is allowed. पेमेंट मेड इन कैश एक्सीडिंग डैश इज डिसअलाउड. पहले ये लिमिट 10,000 थी, पहले ये लिमिट 20,000 थी, अब ये लिमिट 10,000 कर दी गई है कि अगर आप कोई भी कैश पेमेंट कर रहे हो 10,000 से ज़्यादा तो फिर वो डिसअलाउड हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर होगा 10,000. नेक्स्ट, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज चार्ज्ड ऑन. ये हमेशा चार्ज होगा WDV पे, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द मशीनरी. नेक्स्ट, as per section 30, which expenditure incurred for a building used for the business or profession shall not be allowed as deduction. ऑप्शन देखते हैं. रेंट रेट टैक्सेस अलाउड है, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग भी अलाउड है, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग भी अलाउड है, पर एज पर सेक्शन 30 कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है. बेसिकली यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ किए गए हैं. नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ असेट्स फॉलोइंग विद इन अ क्लास ऑफ असेट्स कंप्राइजिंग ऑफ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल असेट, इसको हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ असेट्स. इफ अ ब्लॉक ऑफ असेट्स सीजेस टू एग्जिस्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, depreciation admissible for block of assets will be nil. Payments to residents on which tax has not been deducted paid shall be disallowed to the extent of, ये disallowed होगा only 30% तक. Next, which is a charging section of income under the head PGBP? Charging section कौन सा है? Section 28. Assessees having a stock existing in the business, valuation of stock will be at, ये valuation हमेशा कैसे होती है? Cost or market price whichever is lower. Export incentives taxable under this head includes cash compensatory support, duty drawback as well as profit on transfer of DEPP. Correct answer होगा D, all of the above. Which of the following conditions are to be fulfilled for charging an income under the head PGBP? ऑप्शन देखते हैं. There should be profit and gain. Business or profession must be carried on by the SSE. Business or profession should be carried on at any time during the previous year. Correct answer होगा D, all of the above. Next, which of the following are included in business according to section 2 subsection 13? Trade भी include होगा, commerce भी include होगा, as well as manufacture भी include होगा. Correct answer होगा D, all of the above. Circulars and notifications are binding on the income tax authorities. Who amongst the following confers on the power to issue circulars and classifications? CBDT. Amendments by the Finance Act are made applicable from first day of next financial year. As per section 2 subsection 31, the following is not included in the definition of person. Individual होगा, HUF होगा, company भी होगा, but minor person की definition में include नहीं होता. Next, which amongst the following is not a head of income? सैलरीज है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन भी है, बट एक्सपोर्ट नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम? रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कैश गिफ्ट रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स, ये इंक्लूड होगा. इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी भी टैक्सेबल होती है. एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी भी टैक्सेबल होगी, बट रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ये टैक्सेबल इनकम नहीं है. नेक्स्ट, एडिशनल सरचार्ज दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑफ 4% इज पेबल ऑन, ये हमेशा पे किया जाता है इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज पे. द सैलरी रेम्यूनरेशन और कंपनसेशन रिसीव बाय द पार्टनर्स इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस. द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी, ये हमेशा एग्जेम्प्ट होगा. रेंट फ्री अकोमोडेशन गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर इज ये परक्विसिट है. पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट ये किस ईयर फोर्स में आई थी? 1972. द एंटरटेनमेंट अलाउंस ये हमेशा एप्लीकेबल होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए. डैश इज अ रेंट फिक्स्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, स्टैंडर्ड रेंट. फॉर कंप्यूटेशन ऑफ GAV इफ एक्चुअल रेंट इज मोर देन द एक्सपेक्टेड रेंट, तब हम क्या सेलेक्ट करेंगे? एक्चुअल रेंट. करेक्ट आंसर होगा ए, एक्चुअल रेंट. नेक्स्ट, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज चार्ज्ड ऑन WDV, that is written down value of the machinery. Next, dash are not treated as agricultural income. इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग को करते हैं. इनकम फ्रॉम बी हैविंग, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, बी हैविंग, परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, इन तीनों को ही हम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानते हैं. सुमन हैज रेंडर्ड सर्विसेज इन इंडिया एंड रिटायर्ड इन 2021. He then shifted and settled in Singapore. The pension received by him for such services would be, ये हमेशा मानी जाएगी कि इंडिया में ही अक्रू एंड अराइज हो रही है. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज लेविएबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, सबकी केस में एप्लीकेबल होता है. नेक्स्ट, certain revenue and capital expenditure on scientific research are allowed as deduction in the previous year of commencement of business, even if these are incurred 3 years immediately before the commencement of the business.
नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड आर अलाउड एज डिडक्शन in 5 equal installments. In case the assessee follows mercantile system of accounting, bonus or commission to the employee are allowed as deduction on due basis but subject to section 43B. Next, for person carrying on profession, tax audit is compulsory if the gross receipt of the previous year exceeds. अब प्रोफेशन की अगर बात करें, ग्रॉस रिसीट अगर 50 लाख से ज़्यादा है तब टैक्स ऑडिट की ज़रूरत होती है. दैट इज़ करेक्ट आंसर होगा ए 50 लाख. Next, tax audit is compulsory in case a person is carrying on business whose gross turnover, sales, receipts as the case may be exceeds. अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, बिजनेस के लिए पूछ रहा है. तो बिजनेस के केस में ना अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तभी आपको टैक्स ऑडिट की ज़रूरत पड़ेगी. अच्छा, यहाँ पे ही आप एक और पॉइंट समझ लो कि अगर किसी पर्सन ने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम चूज़ की है तो उस केस में अगर उसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तब उसको टैक्स ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है. एंड एक और थर्ड केस है कि अगर आपने अपना टोटल पेमेंट का 95% मतलब जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका 95% बैंकिंग चैनल के थ्रू किया है, मतलब पेमेंट जो है आपने बैंक से किया है ना कि कैश से, तो कैश में कितना किया होगा, ओनली 5%. तो उस केस में ये जो 1 करोड़ की लिमिट है ना, ये लिमिट इंक्रीज होकर 10 करोड़ की हो जाएगी. मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा अगर आपकी सेल्स होगी तभी आपको टैक्स ऑडिट की ज़रूरत पड़ेगी. क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी 1 करोड़. ये ओवरऑल